नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता में और मैं हूं आपके साथ रिथि। प्रेस वार्ता के खास कार्यक्रम में हम आपको बताते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। ऐसी खबरें जो अखबार की दुनिया में हेडलाइन बनी हैं, टेलीविजन की दुनिया में बहस का हिस्सा बनी हैं और सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग में रही हैं। उन खबरों से आपका क्या वास्ता है जो हर खास आम के बीच चर्चा का विषय रही। इन तमाम बड़ी खबरों को लेकर हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे एडिटर सूरज पाठक जी, स्थानीय संपादक राजेश सक्सेना जी, उत्तर प्रदेश से लखनऊ ब्यूरो ज्ञानेश वर्मा जी, छत्तीसगढ़ से सुनील नामदेव जी और उत्तराखंड से महेश सैनी जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम एडिटर सूरज पाठक जी के पास आना चाहेंगे। सूरज जी, आज की अंतर्राष्ट्रीय खबरें कौन सी हैं? देखिए, इस समय सबसे बड़ी खबर जो है वो हमारे पड़ोसी देश से है, क्योंकि जिस समय पाकिस्तान में हमने देखा कि वहाँ जो बलूचिस्तान की आर्मी है और उनके द्वारा जो हमले किए गए, आम लोगों को मारा गया, सैनिकों को मारा गया, तो अब फिर बलोच आर्मी ने धमकी दी है कि चीन के प्रोजेक्ट को बंद करो, अन्यथा हमले और बढ़ेंगे। बलूचिस्तान में बगावत सामने आ गई है और वहाँ बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है उसने वीडियो जारी किया है और वीडियो जारी करके शहबाज शरीफ सरकार को खुद ही धमकी दी है। वीडियो में बीएलए के एक कमांडर ने चेताया है कि यदि बलूचिस्तान में चीन और पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो सीपैक का प्रोजेक्ट है, यदि इस प्रोजेक्ट को तुरंत बंद नहीं किया गया तो हमले और तेज किए जाएंगे। पाकिस्तान सेना को भी वीडियो में धमकी दी गई है और बलूचिस्तान में आर्मी बेस को आने वाले समय में निशाना बनाया जाएगा, इस तरह की धमकी दी गई है। बताना चाहूंगा कि बीएलए की ओर से जो ऑपरेशन ठहराव शुरू किया गया उसमें पिछले 24 घंटे में 102 पाकिस्तानी सैनिकों को मारा गया है। इस ऑपरेशन में बलूच आर्मी का मजीद ब्रिगेड भी शामिल है, इसमें आत्मघाती हमलावर हैं और बलूच आर्मी जो है उसने दावा किया है कि बलूचिस्तान सूबे पर बलूच लड़ाकों का कब्जा हो गया है। इस बीच विद्रोह को दबाने के लिए पाकिस्तान की सेना ने बड़े पैमाने पर दमनकारी अभियान चलाया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सैनिकों को निशाना बनाने पर अलगाववादियों की आलोचना की। उन्होंने कहा कि इस हमले का उद्देश्य बलूचिस्तान में सीपेक को बंद करना है। दूसरी तरफ बात करना चाहूंगा कि असम में जिस तरह से जो तनाव सामने आ रहा है, क्योंकि वहां पर बच्चियों से दुराचार की जो घटना है उनसे तनाव है और उस तनाव को देखते हुए जो स्थितियां निर्मित हो रही थी, नागांव दुष्कर्म के बाद देखा जा रहा है कि बीते 4 दिन में ऊपरी असम में हालात तनावपूर्ण बने हुए। यहाँ करीब 1 हफ्ते में अलग अलग कई बच्चियों और महिलाओं से दुराचार की 5 से ज्यादा घटनाएं हुई हैं। तो इन घटनाओं में जो एक शब्द का इस्तेमाल है कि इनमें कोई मियाँ मतलब जो गैर असमी मुसलमान है, हिंदी भाषी बाहरी आरोपी निकला। तो इसको लेकर के स्थानीय लोगों ने अस्मिता का मुद्दा बना दिया है और ऊपरी असम के जिलों में मियाँ और मारवाड़ी सहित हिंदी भाषी बाहरियों के खिलाफ 30 संगठन सड़क पर आ गए हैं। वो घर घर जाकर के दस्तक दे रहे हैं और मियाँ और बाहरियों को शनिवार तक इलाका छोड़ने की धमकी दे रहे हैं। वीर ललित सेना की इस मुहिम में 29 संगठनों का समर्थन भी प्राप्त है। इसमें स्थानीय मुस्लिम संगठन, ऊपरी असम मुस्लिम कल्याण परिषद, असम सम्मिलित मुस्लिम परिषद भी शामिल है। तो जो मियाँ हैं और बाहरी जो हिंदी भाषी हैं उनको असम से बाहर निकालने की बात कही जा रही है। दूसरी तरफ बात करूंगा कि जो बाइडेन के बाद पुतिन से बात हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब कजान की यात्रा पर जाने वाले हैं। यूक्रेन की यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूसी राष्ट्रपति पुतिन से उन्होंने बात की और इससे पहले पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ के फोन पर बात की थी। पुतिन से बातचीत की जानकारी देते हुए पीएम ने ट्वीट किया है और उन्होंने पुतिन के साथ भारत रूस के बीच विशेष अधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी की बात कही और मजबूत जो साझेदारी उसको मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। रूस यूक्रेन संघर्ष पर विचारों का आदान प्रदान किया गया है और यूक्रेन की हाल की यात्रा से प्राप्त हुए परिदृश्य पर भी चर्चा करी गई है। दूसरी तरफ बात करूंगा जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव को लेकर के, तो यहाँ प्रतिबंधित संगठन जमात जो था उसके कई पूर्व सदस्यों का नामांकन है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो तीसरी लिस्ट जारी की है इसमें जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव के 29 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है और भाजपा ने अब तक 90 में से 45 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने नगरोटा से देवेंद्र सिंह राणा को उतारा, पूर्व डिप्टी सीएम निर्मल सिंह की बिलावर सीट से सतीश शर्मा को उम्मीदवार बनाया। भारतीय जनता पार्टी ने रोहित दुबे की जगह श्री माता वैष्णो देवी सीट से बलदेवराज शर्मा को टिकट दिया है। यहाँ एक बात जरूर है, जम्मू कश्मीर के चुनाव में जो उल्लेखनीय है वो ये है कि पहले चरण के नामांकन के आखिरी दिन
जम्मू कश्मीर की बिजहेवरा जो सीट है, बिजबेहरा सीट पर पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती की बेटी जो इल्तिजा है, उन्होंने नामांकन भरा। यह सीट 3 दशक से मुफ्ती परिवार का गढ़ रही है और 1996 में महबूबा कांग्रेस के टिकट पर यहाँ से जीती थी। महबूबा मुफ्ती से पहले उनके पिता मोहम्मद सईद मुफ्ती से 1967 में जीते थे। अब उनकी बेटी इल्तिजा की राजनीति में एंट्री हुई है। तो कश्मीर चुनाव को लेकर के जो सियासी उठापटक चल रही है, क्योंकि वहाँ नामांकन भरे जा चुके हैं, क्योंकि यहाँ देखा जा रहा है कि जमात के पूर्व अमीर जो प्रमुख जिनको कहा जाता है, तलत मजीद ने बतौर निर्दलीय पुलवामा सीट से पर्चा भरा है। वे कहते हैं कि अब समय आ गया है कि हम राजनीति प्रक्रिया का हिस्सा बने और जमात के एक और पूर्व नेता तायर अहमद ऋषि ने कुलगाम सीट से फॉर्म भरा है और वहां से वे चुनाव लड़ रहे हैं। वे मतदाताओं की अंतरात्मा की आवाज के आधार पर मतदान की अपील कर रहे हैं। दूसरी तरफ बात करूं कि भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का इस्तीफे की मांग की है, क्योंकि उन्होंने खड़गे परिवार को ट्रस्ट की जमीन देने की सीबीआई जांच की बात कही है और भारतीय जनता पार्टी ने खड़गे परिवार के द्वारा संचालित ट्रस्ट को कर्नाटक में जमीन आवंटन के मामले में घोटाले का आरोप लगाया। भारतीय जनता पार्टी ने का कहना है कि खड़गे को कांग्रेस अध्यक्ष और उनके बेटे प्रियंक को कर्नाटक के मंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। तो अब कहीं न कहीं कांग्रेस के अध्यक्ष पर हमलावर हुई है भारतीय जनता पार्टी और ट्रस्ट की जमीन देने के मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। जी। ठीक है, आपने बिल्कुल सही कहा। कांग्रेस के अध्यक्ष पर बीजेपी हमलावर हो गई है। इसी कड़ी में मैं छत्तीसगढ़ की ओर रुख करना चाहूंगी। छत्तीसगढ़ में खबरों को लेकर क्या मिजाज रहा, सुनील नामदेव जी बताएंगे। सुनील जी। रिद्धि, देश के लिए एक अच्छी खबर है कि अब नक्सलवाद खात्मे की ओर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिनों तक छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहे और उन्होंने पूरे नक्सल विरोधी अभियान की नब्ज टटोली और अब सूत्र एक ड्राफ्ट के बारे में बता रहे हैं कि जो ड्राफ्ट तैयार हुआ है उसके मुताबिक 515 दिनों के भीतर, मतलब 20 मार्च 2026 से पहले देश में नक्सलवाद का साया हो जाएगा। मध्य प्रदेश के लिए भी एक अच्छी खबर है कि मध्य प्रदेश की जो रणनीति रही है नक्सलियों के खिलाफ, उसकी बैठक में तारीफ हुई है और केंद्रीय गृह मंत्री ने ये साफ किया है कि मध्य प्रदेश नक्सल मुक्त राज्य हो चुका है। रिद्धि, ये एक मध्य प्रदेश के हमारे दर्शक ही नहीं, हमारे निवासियों के लिए एक अच्छी खबर है कि यह प्रदेश अब नक्सल मुक्त राज्य के रूप में केंद्रीय गृह मंत्रालय की नजरों में आ गया है। इसके अलावा बताया गया कि महाराष्ट्र में एक जिला छोड़कर बाकी तमाम जिले नक्सल मुक्त हैं और अब जो रणनीति रहेगी नक्सलियों के खिलाफ, सरकार ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि जो ऑपरेशंस हैं, जो एनकाउंटर्स है, वो आखिरी है और उसने सरकार ने ये भी साफ किया है कि इस समस्या का हल हथियार नहीं है और सुरक्षा बल किसी को मारना नहीं चाहते। वो आखिरी मौका होता है, आखिरी जब कुछ नहीं होता उनके हैंड में, तब सरकार अपनी ओर से ऐसे ऑपरेशंस चलाती है। लिहाजा ग्रामीणों को आगाह किया गया है कि वो ऐसी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल ना हो और साथ ही पूरे इलाके को अब साक्षर बनाने पर जोर दिया जा रहा है। जिस ड्राफ्ट में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अब जो डीजीपी है वो हफ्ते में एक बार जो नक्सल ऑपरेशंस से जुड़े अधिकारी हैं, जो फोर्स है, उनके साथ 1-to-1 करेंगे, बैठक करेंगे ताकि वो मैदानी स्थिति का आकलन कर सकें। इसके अलावा जो चीफ सेक्रेटरी हैं वो महीने में एक बार अथवा 15 दिन के भीतर एक बार, ये दोनों किया है कि वो बैठक लेंगे और विकास की जो गतिविधियां हैं, किस तरह की वहां दिक्कत आ रही है, विकास कितना हुआ और सरकार का लक्ष्य क्या है, उसकी समीक्षा करेंगे और उस पर त्वरित कार्रवाई होगी। खास बात एक और इस ड्राफ्ट में आई है कि अब जेटीएफ का गठन होगा, मतलब ज्वाइंट टास्क फोर्स बनेगा नक्सलियों के खिलाफ अभियान के लिए और इस जेटीएस में ज्वाइंट टास्क फोर्स में सीपीओज होगा, मतलब सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस के अधिकारी शामिल होंगे, उनके जवान शामिल होंगे, जिसमें आईटीबीपी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीआरपीएफ, इसके अलावा स्टेट पुलिस के भी जो जवान और अधिकारी जा सकते हैं, तो वो इस ज्वाइंट टास्क फोर्स का हिस्सा बन सकते हैं। तो एक ये बड़ा महत्वपूर्ण कदम भारत सरकार द्वारा उठाया गया है और जिसमें साफ कर दिया गया है कि 515 दिनों के भीतर पूरा देश नक्सलवाद मुक्त हो जाएगा। एक अन्य खबर और है कि जो छत्तीसगढ़ का भिलाई है, जो एक नेता नगरी के रूप से
जाना पहचाना जाता है, क्योंकि यहाँ तमाम बड़े मंत्री, नेता, मुख्यमंत्री यहीं निवासरत रहे हैं। तो यहाँ के जो विधायक हैं कांग्रेस के, वो पिछले 17 अभी हाल ही के 17 अगस्त से गिरफ्तार हैं और रायपुर सेंट्रल जेल में बंद हैं। उनके ऊपर गंभीर आरोप हैं कि उन्होंने बालौदा बाजार जो डिस्ट्रिक्ट है, उसके मुख्यालय में आगजनी की घटना को अंजाम दिया। एसपी और कलेक्टर का दफ्तर फूंक दिया गया था इस घटना में, और बड़ी जानहानि तो नहीं हुई, लेकिन माल का बहुत नुकसान हुआ, सरकारी रिकॉर्ड जल गए थे। और ये पहला ऐसा प्रदर्शन था देश का कि जिसमें पुलिस की नाकामी सामने आई। तो इस मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है और अदालत ने विधायक जी को अब 3 सितंबर तक उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ा दी है। मतलब विधायक महोदय 3 सितंबर तक जेल में ही बने रहेंगे। एक अन्य खबर है दुर्ग डिस्ट्रिक्ट से। यहाँ पर अभी तक तो छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू का खतरा मंडरा रहा था, लेकिन अब मंकी पॉक्स को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। एक एडवाइजरी जारी करी गई है। दुर्ग जिले में लोगों को बताया जा रहा है कि मंकी पॉक्स से अलर्ट रहें, उसके लक्षण बताए जा रहे हैं, ताकि ये देशव्यापी अभियान के तहत लोगों को जागरूक किया जा सके। जी रितु। ठीक है सुनील जी, उम्मीद है तो मध्य प्रदेश की तरीके से छत्तीसगढ़ भी जल्दी नक्सलवाद मुक्त हो। आपने मंकी पॉक्स का जिक्र किया, आपने बलौदा बाजार हिंसा का जिक्र किया। इसी कड़ी में मैं मध्य प्रदेश की ओर आना चाहूंगी। मध्य प्रदेश में ऐसी कौन सी खबरें रही जिन पे सबकी नजरें टिकी रही? राजेश सक्सेना जी बताएंगे। राजेश जी। देखिए जी, निवेश को लेकर एक बड़ा कॉन्क्लेव आज मध्य प्रदेश में हो रहा है और ग्वालियर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव थोड़ी देर बाद जिसकी शुरुआत होगी। और मध्य प्रदेश में 6 महीने में तीसरा कॉन्क्लेव है। इसके पहले जुलाई में जबलपुर, फरवरी में उज्जैन में कॉन्क्लेव हो चुका है। सरकार की यही कोशिश है कि रीजनल स्तर पर कॉन्क्लेव करके ज्यादा से ज्यादा निवेश मध्य प्रदेश में लाया जाए और साथ ही निवेश के साथ लोगों को रोजगार मिले। उज्जैन और जबलपुर में हुई रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के मुकाबले ग्वालियर में उद्योगपतियों की दिलचस्पी ज्यादा है। इसकी वजह है कि देश के 7 बड़े रोड कॉरिडोर ग्वालियर चंबल रीजन में से होकर या इसके पास से गुजरते हैं। 9 सेक्टर में इंडस्ट्री प्रमुख ने ग्वालियर चंबल रीजन में अपना उद्योग लगाने के लिए रुचि दिखाई है। कॉन्क्लेव में 28,788 रोजगार देने के लिए रोड मैप बनाया गया है। इसके 24 प्रस्ताव सीएम डॉक्टर मोहन यादव के सामने पेश किए जाएंगे। मुख्यमंत्री वर्चुअली औद्योगिक इकाइयों का भूमि पूजन कर इन्वेस्टर्स को जमीन भी आवंटित करेंगे, जिस तरह से जबलपुर और उज्जैन में हुआ। कॉन्क्लेव में देश के बड़े बिजनेस ग्रुप अडानी, अंबानी, बाटा के साथ कनाडा, नीदरलैंड, मैक्सिको, कोस्टारिका, टोंगो, जाम्बिया के डेलीगेट्स भी आ रहे हैं। कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश की 22 इंडस्ट्रियल यूनिट का वर्चुअल भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। इसमें 10 यूनिट ग्वालियर चंबल की हैं। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, एमपी विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर और तमाम सारे मंत्री इसमें शामिल हो रहे हैं। और ये जो 9 प्रमुख सेक्टर हैं जिनमें जो रोजगार मिलेगा उसमें इंजीनियरिंग है, प्लास्टिक एंड पैकेजिंग है, टेक्निकल टेक्सटाइल्स है, ऑटोमेटिक्स है, फूड प्रोसेसिंग, कंज्यूमर प्रोडक्ट, सर्विस सेक्टर, स्टील सेक्टर और डिस्टरीज। और जिस तरह से सरकार की यही मंशा है कि मध्य प्रदेश में निवेश आए, निवेश के साथ ही युवाओं को रोजगार मिले। अगर बात करें डेलीगेट्स की तो कॉन्क्लेव में अडानी पोर्ट्स और SEZ लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर करण अडानी शामिल होंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज, AGI, ग्रीन पैक, एक्सचेंजर इंडस्ट्री, प्राइम गोल्ड, OFB टेक, BR ग्रुप, मार्बल, विनाइल्स और मॉडर्न टेक्नो जैसी नामी कंपनी जो डायरेक्टर हैं वो इसमें आएंगे। 6 देशों के ट्रेड कमिश्नर और इंडस्ट्रियल रिप्रेजेंटेटिव भी आ रहे हैं। जाम्बिया के आर्थिक और व्यापार सचिव आयरन शामिल होंगे, पर्यटन सचिव भी इसमें होंगे। टोंगो का जो डेलीगेट है वो आएगा, कोस्टारिको, मैक्सिको, नीदरलैंड, कनाडा। तो तमाम जो बड़े उद्योग समूह हैं देश विदेश में वो इसमें शामिल हो रहे हैं और निश्चित तौर पर यही कारण है कि निवेश की ज्यादा से ज्यादा संभावनाएं इस कॉन्क्लेव में बताई जा रही है। एक खबर मध्य प्रदेश में गीता भवन बनाने को लेकर है। मध्य प्रदेश सरकार मध्य प्रदेश में गीता भवन बनाएगी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हर शहर में
गीता भवन और गांवों में बरसाना की तर्ज पर गांव बनाने का ऐलान किया था। गीता भवन का निर्माण नगरीय निकाय करेंगे। ये सीसी मोड पर बनाए जाएंगे और सरकार इसके लिए पैसा देगी। ये भी अभी इसके लिए जो ड्राफ्ट है वो तैयार किया जा रहा है। गीता भवन का जो पूरा ड्राफ्ट है लगभग तैयार हो चुका है। इसके मुताबिक यह तय किया गया है कि जिला मुख्यालय पर बनने वाले गीता भवन में सामाजिक कार्य जैसे शादी ब्याह प्रतिबंधित रहेंगे। इनमें वर्कशॉप, सेमिनार, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन हो सकता है। जिला मुख्यालय के अलावा बाकी जगहों पर बनने वाले गीता भवनों में शादी विवाह के साथ बाकी कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। तो एक बड़े मिशन के रूप में इस पर सरकार काम कर रही है। बात करें मौसम की तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, राजगढ़, विदिशा, सीहोर, नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा सहित कई जिलों में आज धूप खिली है। लेकिन संभावना जताई जा रही है कि जो नया सिस्टम बन रहा है उसमें बारिश हो सकती है। चीरी, सिंगरौली में तेज बारिश के आसार हैं। इंदौर, उज्जैन में हल्की बारिश होगी। वहीं 30-31 अगस्त से स्ट्रॉन्ग सिस्टम बढ़ रहा है। ये प्रदेश के पूर्वी हिस्से जबलपुर, रीवा, शहडोल और सागर संभाग के 28 जिलों में भारी बारिश कराएगा। पश्चिमी हिस्से भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, नर्मदापुरम, चंबल और उज्जैन संभाग में गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। और जिस तरह से मौसम केंद्र ने इसकी संभावना जताई है, इसके पीछे की वजह है कि मानसून ट्रफ सागर से होते हुए बंगाल की खाड़ी की ओर पहुंच रहा है। इससे 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट नहीं है। लेकिन 30 और 31 अगस्त के बाद पूरे मध्य प्रदेश में तेज बारिश के आसार है। ठीक है राजेश जी, आपने बिल्कुल सही कहा। आपने रीजनल कॉन्क्लेव का जिक्र किया कि प्रदेश सरकार लगातार फोकस किए हुए उद्योग पर, उद्योग से रोजगार के अवसर खुलेंगे। आपने गीता भवन का जिक्र किया। इसी कड़ी में मैं उत्तर प्रदेश की ओर आना चाहूंगी। ज्ञानेश वर्मा जी, ऐसी कौन सी खबरें थी जिस पर सबकी नजरें टिकी रही? रिद्धि, मैं आपको बता दूं कि देखिए उत्तर प्रदेश में 21 आईएएस अफसरों को चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर में ऑब्जर्वेशन बनाया है और अब वो जो है जम्मू कश्मीर जाकर चुनाव को संपन्न कराएंगे। वहीं मैं बात करूंगा कि कल जो है उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोक भवन में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई और उस कैबिनेट बैठक में 14 प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए और जिनमें से 13 प्रस्तावों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुहर लगा दी। और कैबिनेट बैठक के बाद पत्रकार वार्ता में जानकारी देते हुए बताया गया कि कैबिनेट बैठक में लगभग 13 प्रस्तावों पर मुहर लगी और सेटलमेंट के डेट के प्रस्ताव को मंजूरी भी मिल चुकी और डाटा सेंटर संशोधित नीति को भी मंजूरी मिली। वहीं रजिस्ट्री पर नहीं लगेगा अब स्टाम्प शुल्क और संस्कृत छात्रों के लिए स्कॉलरशिप बढ़ी है और ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप पेयजल आपूर्ति योजनाओं को भी मंजूरी मिली और रख रखाव मेंटेनेंस के लिए अनुरक्षण नीति भी लाई जा रही है। मैं बात करूंगा कि रिद्धि जिले में 28 नए प्रसव केंद्र का संचालन हुआ अमेठी में और मंत्री महेंकेश्वर शरण सिंह और डीएम ने इसका उद्घाटन किया और राज्य मंत्री ने मरीजों को दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में जाना और लगभग 28 स्वास्थ्य केंद्रों पर शिशु प्रसव केंद्र का संचालन शुरू हुआ। वहीं प्रसव कक्ष की व्यवस्था में गर्भवती महिलाओं को लाभ राज्य मंत्री स्वास्थ्य केंद्रों पर चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा, यह कहना है महेंकेश्वर शरण सिंह का जो राज्य मंत्री हैं। और स्वास्थ्य केंद्रों पर कोटवा में राज्य मंत्री ने वृक्षारोपण किया। वहीं मैं रिद्धि बात करूंगा कि प्रतापगढ़ से बड़ी खबर है कि एसएचओ को एंटी करप्शन ब्यूरो ने 8 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया और इस मामले पर राजस्थान सरकार ने प्रतापगढ़ के पुलिस अधीक्षक लक्ष्मण दास को निलंबित कर दिया और पूरे मामले में पुलिस अधीक्षक पर लापरवाही बरतने का आरोप है और राज्य सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी किए थे। प्रतापगढ़ में एंटी करप्शन ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई की थी और इसमें यहाँ एक थानाधिकारी और दलाल को गिरफ्तार किया। बताया जाता है कि लोगों ने 8 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी और एसीबी ने प्रतापगढ़ में भ्रष्ट पुलिस अधिकारी पर शिकंजा कसा था और एसीबी ने अर्नोद थाना अधिकारी सुरेंद्र सोलंकी को 8 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया और इसके बाद उसके दलाल क्रांतिकाल प्रजापति और गुड्डू को भी गिरफ्तार किया। वहीं मैं अगली खबर की ओर रुख करना चाहूंगा रजनी की अब जो है बड़ी खबर है, सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट की तो उम्र कैद की भी सजा हो सकती है और डिजिटल मीडिया नीति मंजूर हुई और सरकार ने लागू करने की भी ठान ली। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक कल यूपी डिजिटल मीडिया नीति 2024 को मंजूरी दी
इसमें सोशल मीडिया पर काम करने वाली एजेंसी व फर्म को विज्ञापन की व्यवस्था की गई है। ठीक है। वहीं अभद्र या राष्ट्र विरोधी पोस्ट डालने पर कानूनी कार्रवाई के प्रावधान भी किए गए। प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी लाभकारी योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी और उसके लाभ को लोगों तक डिजिटल व सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचाने के लिए नीति लाई गई है और सोशल मीडिया पर प्रदेश सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों पर आधारित कंटेंट, वीडियो, ट्वीट, पोस्ट और रील को प्रतिबंधित किए जाने के लिए इनमें संबंधित एजेंसी व फर्म को विज्ञापन देकर प्रोत्साहित किया जाएगा ठीक है। और विज्ञापन का श्रेणीवार होगा भुगतान। इस नीति के तहत सूचीबद्ध होने के लिए एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब में से प्रत्येक को सब्सक्राइबर व फॉलोअर्स के आधार पर 4 श्रेणियों में बांटा गया है। ठीक है। ठीक है ज्ञानेश जी, आपने सही कहा। अब मैं देवभूमि की ओर रुख करना चाहूंगी। महेश जी, कैसी कौन सी खबरें रही जिन पर सबकी नजरें टिकी रही? रिद्धि, मैं आपको बता दूं कि आज उत्तराखंड सरकार में पुष्कर सिंह धामी की आज कैबिनेट है। उससे पहले ही कुछ आईएएस के तबादले कर दिए गए हैं। तो आज देखा जा रहा है कि आज की कैबिनेट का जो मुख्य केंद्र रहने वाला है, मुझे ऐसा लगता है कि आपदा और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ साथ जो चिकित्सा व्यवस्था है और यहाँ कुछ और फेरबदल जो सरकार करने जा रही है और आज कैबिनेट में कुछ पाए जा सके। उत्तराखंड में लगातार बारिश चल रही है। उत्तरकाशी के गांव में काफी मलबा नीचे दिक्कत आ गई है। वरुणाचल पर्वत से बॉर्डर गिरे हैं, दहशत में लोग हैं। वहां से एसडीआरएफ ने लगातार रात भर काम करके रेस्क्यू चला करके वहां से लोगों को सुरक्षित निकाल दिया है। अभी तक किसी भी तरह की कोई जान माल की हानि की सूचना नहीं है। मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड की जो शिक्षिका है कुसुमलता गढ़िया, उनको दिल्ली में पुरस्कार मिलेगा। वो यहाँ पर बेहतर शिक्षा क्षेत्र के लिए चुनी गई हैं और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से उन्हें ये पुरस्कार दिया जाएगा। आपको बता दें कि बद्रीनाथ जो हाईवे है वह भी ऑलवेदर का जो काम वहां चल रहा था, फिलहाल वो तहस नहस हो गया है। लगभग 20 मीटर का हिस्सा धंस गया है। लगातार उस पर पीडब्ल्यूडी और जो बीआरओ है काम कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि केदारनाथ धाम 26 दिन बाद केदारनाथ धाम में पैदल यात्रा शुरू की गई है। 400 यात्री कल रवाना किए गए थे, जिसमें से 180 श्रद्धालुओं ने वहां पर दर्शन किए हैं। तो ये कड़ी सुरक्षा के बीच में वहां पर ये यात्री भेजे गए थे। रिद्धि, मैं आपको बता दूं कि एनएच में जो पहाड़ों के टनल बनाने की जो योजना में है, उसमें थोड़ी सी तैयारी चल रही थी, उसमें बदलाव कर दिया गया है। सरकार और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के जो अधिकारी हैं एनएचआई के साथ मिलकर के, उन्होंने उत्तराखंड सरकार के साथ मिलकर के थोड़ा सा बदलाव किया है। तो उसके फायदे भी आने वाले टाइम में मिलने की संभावना है। ठीक है। मैं आपको बता दूं कि प्राचार्य पद पर सीधी भर्ती के विरोध में यहाँ के लगातार विधायक जो है वो विरोध कर रहे हैं। लग रहा है कि जैसे वो किसी तरह का आयोग बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन आज ये स्थिति भी स्पष्ट हो सकती है। आज कैबिनेट में लगता है कि क्योंकि कल प्रतिनिधिमंडल मिला था विधायकों का। साथ ही मैं आपको बता दूं कि असम के जो टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग निवासी हजारी सिंह का बलिदान ये कल हो गया था और उनको जो विनम्र श्रद्धांजलि है वो दे दी गई है। ठीक है। गोल्डन फॉरेस्ट के कब्जे से लगभग 250 एकड़ की जो भूमि है, सरकारी भूमि है, वो एसआईटी ने शासन को उसकी जांच सौंप दी है। लोगों ने उसको खुर्द-बुर्द कर दिया गया है क्योंकि गोल्डन फॉरेस्ट के नाम से लोगों ने बड़ा खेल कर दिया है और सरकार की जो भूमि है गोल्डन फॉरेस्ट बता करके बेच दी है। इस तरह की एक रिपोर्ट शासन को भेजी गई है रिद्धि। और मैं आपको बता दूं कि 5 दिन बाद बद्रीनाथ का जो पार्थ डीप है वो वहां से आवाजाही शुरू हो गई है। हिल साइड भी अभी भी जो पहाड़ की साइड है उसमें अभी भी मलबा फैला हुआ है। तो साथ ही मैं आपको बता दूं कि जंगल की जो आकस्मिक आग लगने से 4 वन कर्मी की मौत की दुर्घटना हुई थी, जांच के बाद वन रक्षक जो डीएफओ हैं उसमें वो बहाल कर दिए गए हैं और लगातार वे इस डीएफओ के घेरे में थे। लेकिन जो जांच हुई है 4 स्तरीय जांच की गई है, तो वन रक्षक उत्तरी जो कुमाऊं है उन्होंने उनको बहाल कर दिया है। जो स्वयं ध्रुव सिंह मथोलिया हैं वो एक तरीके से बहाल हो गए हैं। आपको बता दूं रिद्धि की एक खबर जो लगता है कि वो बहुत बड़ी है।
अभी जो बच्चे मदरसों में पढ़ रहे हैं, बाल आयोग उन पर सख्त हो गया है। मदरसों और सभी शिक्षण संस्थाओं के जांच के आदेश दे दिए गए हैं और उन्होंने कहा है कि किसी भी तरीके से जो एजुकेशन पॉलिसी है, या तो वो केंद्र सरकार की एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई करेंगे, या तो फिर वो उत्तराखंड की जो शिक्षा नीति है उसके अकॉर्डिंग करेंगे। इस तरह की बहुत सारी खबरें लगातार सुर्खियों में बनी रही हैं। जी ठीक है महेश जी, आपने बिल्कुल सही कहा, एजुकेशन पॉलिसी पर प्रदेश सरकार सख्त है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। प्रेस वार्ता के जरिए आपने देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानी। ऐसी जानकारी आपके साथ साझा की गई जो आपके लिए और आपके हित के लिए जानना बेहद जरूरी था। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता में बस इतना ही। जुड़े रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।